हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ संकल्प हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। पिछले वीडियो जो कि मैंने पार्ट 1 नेम किया था, उस पे एवी फिस्टुला और डायलिसिस के रिगार्डिंग मैंने डिस्कस किया था। आई होप वो जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल होएगी। अभी और कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एवी फिस्टुला के टॉपिक में ही एंड किया था, लेकिन और एक सवाल उसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एवी फिस्टुला में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। फिस्टुला में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में होती हैं जिनका डायलिसिस काफ़ी लंबा टाइम से चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब डायलिसिस रेगुलर होती रहती है, तो जिस नस से डायलिसिस हो रही है, वह नस काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, सूज जाता है और उसमें ब्लड का फ्लो भी बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। तो जब ऐसा हो, तो सर्जन को दिखाना चाहिए और दिखाने के बाद उस फिस्टुला को रिपेयर करना चाहिए या फिर उस फिस्टुला को ज़रूरत पड़े तो बंद भी करवाना पड़ सकता है। सो वीडियो में अभी आगे कुछ और सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब आप हफ्ते में कितनी बार करवाते हैं। यूजुअली पेशेंट्स 3 बार करवाते हैं, लेकिन बेटर है कि आप डॉक्टर से परामर्श कर लें। डॉक्टर जैसा रिकमेंड करे वैसा ही करवाएं। अगर आपका वेट गेन हर एक डायलिसिस के बाद मिनिमल है, बहुत ही कम होता है, तो फिर मुझे लगता है कि 2 डायलिसिस ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं 2 से, तो ज़रूर 3 करवाएं, क्योंकि 3 डायलिसिस से फ़िल्टर भी अच्छी होती है, वेट गेन भी कम होगा और भूख भी सही से लगती है। जैसे कि मैं 3 ही डायलिसिस करवाता हूँ। दूसरी आ जाती है डाइट को लेकर। डाइट में जनरली सोडियम की चीज़ें और पोटाशियम की चीज़ें कम रखें और पानी का भी सेवन लिक्विड, जैसे आप चाय हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया, ये कम से कम रखें जिससे वेट गेन कम हो। और डाइट के बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तीसरी हो गई बीपी चेक करना। अपना बीपी हर रोज़ 2 से 3 बार चेक करें। इससे आपको आइडिया रहेगा कि बीपी कब ज़्यादा हो रही है। दवाई के डोज को भी एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा ड्राई वेट के बारे में। ये हर एक डायलिसिस पेशेंट को समझना चाहिए कि ड्यूरिंग डायलिसिस वेट रिड्यूस होता है। तो एक पार्टिकुलर वेट के बाद जब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो, जैसे कि क्रैम्प्स होना या फिर बीपी फॉल करना, तो फिर वही उसका ड्राई वेट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पेशेंट का वेट डायलिसिस के पहले 52 किलोज़ है। अभी डायलिसिस लगातार 3-4 डायलिसिस के बाद उसका वेट 50 किलोज़ में आकर अटक रहा है, मतलब दैट इज़ हिज ड्राई वेट। तो ये ड्राई वेट जो 50 किलोज़ है, ये पेशेंट को मेंटेन करना है और इसी में पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है हमें। और हर एक डायलिसिस में हम जब जाएँगे तो कोशिश करेंगे कि इसी वेट से ज़्यादा ना बढ़े, एक लिमिट में हमारा वेट गेन हो। सो दिस इज़ ड्राई वेट। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें हर एक डायलिसिस पेशेंट को दिमाग में रखना चाहिए, वो है वैक्सीनेशन। हमें डॉक्टर निमोनिया का वैक्सीनेशन रिकमेंड करेंगे और दूसरी हो गई हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। निमोनिया का काफ़ी महँगा आता है, तो हो सके तो वो लगवा लें। और दूसरी हो गई हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, जो कि अवेलेबल है मार्केट में और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो वो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड कंटामिनेशन की वजह से हेपेटाइटिस बी वायरस होने के चांसेस होते हैं। साथ में सी के भी चांसेस होते हैं, बट सी का कोई वैक्सीन है नहीं, पर अगर सी हो जाए तो उसका इलाज है दवाई के थ्रू। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, जो कि मुझे हुई थी। लेकिन बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, तो डॉक्टर से बात करके ज़रूर वैक्सीनेटेड हो जाए, जिससे बी के इन्फेक्शन से आप बचे रहें। और साथ में कभी भी डायलिसिस में आप जब किसी भी डायलिसिस सेंटर चेंज करें, तो अपना वायरल सीरोलॉजी टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिसमें एचआईवी आता है, एचसीवी और एचबीवी। ध्यान रखिए कि ये तीनों नेगेटिव होना चाहिए। ओके, जो लास्ट एंड फाइनल है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि ब्लड टेस्ट करवाना। हर महीने अपना आरएफटी टेस्ट ज़रूर करवाएँ, जिससे आपको पता चले कि आपका जो ब्लड फ़िल्ट्रेशन है वो कैसा हो रहा है, और इसको अपने डायलिसिस सेंटर में या फिर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करें। इसके साथ-साथ और भी कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे कि पीटीएच हो गया, विटामिन डी, आयरन प्रोफाइल, फिर एलएफटी, फिर सीबीसी, ये सब ज़रूर आप करवाते रहें। इसके डिपेंड करके ही आपको दवाइयाँ दी जाएँगी। जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन के लिए हर हफ्ते एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन जो 10,000 पावर में आती है वो लगवाएँ, या फिर एरिथ्रोपोएटिन 4000 हर एक डायलिसिस के बाद ज़रूर लगवाएँ। और आयरन प्रोफाइल की टेस्ट करवाने के बाद ही आयरन की इंजेक्शन डॉक्टर से बात करके फिर लगवाया करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डायलिसिस पेशेंट्स को हमेशा ध्यान में रखनी है। अब कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि डायलिसिस पेशेंट को होती हैं, और ये मेरे साथ भी होती हैं। सबसे पहला होता है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स तब होती हैं बॉडीज़ में, पैर में, जब डायलिसिस में ज़्यादा पानी निकल जाए। तो ये तो हम भी जानते हैं कि वो मशीन है, तो कभी ज़्यादा भी निकल सकता है। तो पानी अगर ज़्यादा निकल जाते हैं तो पैर में क्रैम्प्स, हाथों में क्रैम्प्स होती हैं। तो जब भी ऐसा हो तो तुरंत टेक्नीशियन को बताएँ। फिर दूसरी होगी बीपी की फ्लक्चुएशन। डायलिसिस के दौरान बीपी ऊपर-नीचे होता रहता है, और वो जो टेक्नीशियन है वो ज़रूर चेक करते हैं, तो इससे पता चल जाता है।
द थर्ड कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डायलिसिस इज़ राइगर या शिवर होना। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में होते हैं जिनका कैथेटर लगा होता है, क्योंकि कैथेटर तो प्लास्टिक की बनी होती है। तो आफ्टर सम टाइम ऑफ यूजेज क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो डायलिसिस के दौरान क्या होगा कि पहले शिवरिंग होगी और फिर आपको बुखार चढ़ेगा। अगर ऐसा रेगुलर हो रहा है तो अपने नेफ्रो डॉक्टर से बात करें, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे, तो वो लगाने के बाद वो इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म डायलिसिस करना है तो बेहतर है कि आप फिस्टुला बनवाएँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये रेयर है, ये होती है वोमिटिंग। ये होती है इसलिए क्योंकि कभी-कभी बीपी हाई हो जाता है या फिर अगर खाने-पीने से कुछ गैस हो जाती है तो डायलिसिस के दौरान वोमिटिंग हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो 5th नंबर प्रॉब्लम होती है वो होते है बॉडी पेन और मसल वीकनेस, क्योंकि बॉडी से तो इतना पानी निकल जाता है, तो उसके बाद बॉडी पेन होना, मसल वीकनेस होना, मसल फैटिग होना ये बिल्कुल आम है और ये मेरे साथ भी लगभग हर एक डायलिसिस के बाद होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये प्रॉब्लम होती है साँस चढ़ने की। अगर कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पानी पी के आता है तो क्या होता है कि जो पानी है वो सीने में जम जाता है, फिर आपको साँस की तकलीफ़ होगी पेशेंट्स को। और अगर पोटेशियम भी बढ़ा रहता है तो फिर उसके वजह से भी साँस की तकलीफ़ होती है। तो हर महीना आप पोटेशियम चेक करवाएँ, अगर पोटेशियम बढ़े तो डॉक्टर से भी बात करें और अपने डायलिसिस सेंटर में भी बताएँ। उनके पास पोटेशियम फ्री सॉल्यूशन अगर रहेगा तो उसमें वो इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग डायलिसिस, उससे पोटेशियम कम हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे कि डॉक्टर से आप जब बात करेंगे तो वो आपको एक पोटेशियम बाइंड सैचेज़ आती है वो देगी, तो वो देंगे तो वो आपको खाना है। तो दीज़ आर सम ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायलिसिस। सो फ्रेंड्स, एक डायलिसिस पेशेंट खुद को कैसे मेंटेन रख सकता है? पर्सनली मैं 3 डेज़ का फॉलो करता हूँ। नंबर 1 है डाइट, जो प्रिस्क्राइब की गई है वही डाइट लेना। नंबर 2 हो गया डायलिसिस, रेगुलरली अपना डायलिसिस सेशन कंप्लीट करना। और नंबर 3 हो गया दवाई, सही से दवाई लेते रहना और दवाइयों को मिस ना करना। इसी से मैं लास्ट 7+ ईयर्स को खुद को मेंटेन रख पाया हूँ एंड होपफुली आगे भी ऐसा रहेगा। एडिशनली मैं योगा और ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ जिससे कि मैं फिट और एक्टिव रह सकूँ। आप भी अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का आप हार्ड वर्क ना करें। इसके साथ-साथ हर 3-4 महीना में अपने नेफ्रो डॉक्टर से आप रिव्यू करवाते रहें, सब जाँच भी करवाते रहें और किसी भी प्रकार का अगर शरीर में आपको दिक्कत आती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो और इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है एंड आई होप कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे की वीडियो में मैं डाइट और दवाई को लेकर बात करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। दिस इज़ संकल्प साइनिंग ऑफ। नमस्कार।